कहानी की शुरुआत एक घने जंगल के बीच बने पुराने केबिन से होती है। अचानक उस केबिन की खिड़की से एक लड़का जान बचाकर बाहर कूदता है और बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगा है। उसी समय घर के अंदर से एक डरावनी औरत बाहर निकलती है जो किसी चुड़ैल जैसी दिखती है। वह उस बंदूक को उठा लेती है जिसे लड़का घबराहट में वहीं छोड़ गया था और फिर खून से भरे एक गिलास को अपनी जीभ से चाटने लगी है। उधर लड़का डर के मारे जंगल में गिरता पड़ता भागता रहता है। भागते समय वह जल्दी से एक लिफाफा अपने बैग के अंदर छिपा देता है जैसे वह उसके लिए सबसे कीमती चीज हो। इसके बाद उसके हाथ बार बार अपनी खाली कमर की तरफ जाते हैं जैसे वहाँ पहले कुछ रखा हुआ था। तभी अचानक पूरे जंगल में उस औरत की डरावनी हंसी गूंज उठती है। उसी समय ऊपर से तेज रोशनी उस पर पड़ती है जिससे उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसी रात जंगल में गश्त कर रहे पुलिस ऑफिसर उस लड़के को ढूंढ लेते हैं। जब वे उसे पास से देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि वह रॉनी हार्लो है, लेकिन रॉनी पूरी तरह चुप रहता है। उसकी आंखें खाली होती हैं और वह किसी ट्रांस जैसी हालत में दिखाई देता है। इसके बाद कहानी साल 1977 में मार्थ वाइंड नाम के एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचती है। यहाँ नोहा नाम का एक लड़का अपनी माँ मार्थ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता है। उनका समुद्र के किनारे एक सुंदर बीच हाउस है और गर्मियों के मौसम में वे उस घर के कमरे यात्रियों को किराए पर देते हैं। उसी सुबह उनके घर एक नई किराएदार आती है जिसका नाम मिस हेल्वसन है। वह सिर से पैर तक काले कपड़ों में होती है और उसका रूप बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लगता है। उसे देखते ही नोहा के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, लेकिन वह इस एहसास को नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोहा एक एडिटर से मिलने जाता है। असल में वह अपने पिता की तरह एक मशहूर रिपोर्टर बनना चाहता है। इसी वजह से वह अक्सर इस शहर के बारे में लेख लिखा करता है। उस दिन भी उसने एक लेख लिखा होता है और वही लेख वह एडिटर को पढ़ने के लिए देता है। वह कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में होती है जो चुपचाप एक औरत पर गंदी नजर रखता है। एडिटर कहानी को ध्यान से पढ़ता है। शुरुआत में उसे नोहा की लेखन शैली पसंद आती है, लेकिन आखिर में वह कहानी छापने से मना कर देता है। वह नोहा को समझाता है कि यह जगह बहुत सुरक्षित मानी जाती है और लोग यहाँ डरने या घबराने के लिए नहीं बल्कि शांति, सुकून और आराम के लिए आते हैं। एडिटर नोहा की काबिलियत की तारीफ भी करता है और कहता है कि वह सच में अपने पिता की तरह बन सकता है, लेकिन अगर वह यहाँ अपने लेख छपवाना चाहता है तो उसे हल्की, खुशहाल और सकारात्मक कहानियां लिखनी होंगी। इसके बाद नोहा एक बेसबॉल मैच खेलने चला जाता है। मैच काफी रोमांचक होता है और आखिर में उसकी टीम जीत जाती है। खेल खत्म होने के बाद वह अपने दोस्तों यूजीन, सैमी और बेन के साथ हंसते बोलते घर लौट रहा होता है। रास्ते में वे एक पुराने और सुनसान घर के पास से गुजरते हैं। यह घर जीन नाम के एक रहस्यमय आदमी का होता है। उस आदमी के बारे में पूरे इलाके में अजीब अजीब अफवाहें फैली हुई हैं। कहा जाता है कि साल 1965 में उसकी पत्नी और बच्चे अचानक गायब हो गए थे, लेकिन नोहा को पूरा यकीन है कि उनकी हत्या हुई थी और उनकी लाशें अब भी उसी जमीन में कहीं दबी हुई हैं। नोहा अपने दोस्तों से कहता है कि अगर वे वहां जाकर जांच करें तो उसे अखबार के लिए एक बड़ी खबर मिल सकती है। ये सुनकर उसके दोस्त नाराज हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि नोहा की जिज्ञासा अक्सर उन्हें मुसीबत में डाल देती है। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोहा अपनी बात पर अड़ा रहता है। आखिर में वे सब अनमने मन से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे चुपचाप जीन के घर के पास पहुंचते हैं और दबे पांव अंदर घुस जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि जीन जमीन खोद रहा है। उसके हाथों की हरकतें और उसकी बेचैनी देखकर बच्चों का शक और भी गहरा हो जाता है। जैसे ही जीन वहां से हटा है, चारों बच्चे तेजी से खलिहान के अंदर घुस जाते हैं। खलिहान के अंदर नोहा को एक पुराना जंग लगा बॉक्स दिखाई देता है। वह इसे देखकर उत्साहित हो जाता है और उसे खोलने ही वाला होता है कि तभी बाहर से आहट सुनाई देती है। घबराकर सभी बच्चे वहीं छिप जाते हैं और अपनी सांसें रोक लेते हैं। उसी समय नोहा को याद आता है कि उसका बैग बाहर ही रह गया है। उसका दिल बैठ जाता है, लेकिन तभी जीन वहां आ जाता है। उसे देखते ही चारों बच्चे बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से भाग जाते हैं। उसी रात बेन अपनी बीच डेट पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एली नाम की लड़की से होती है। दोनों समंदर के किनारे टहलते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी दूर से काले कपड़ों में एक रहस्यमय शख्स उन्हें लगातार देखता हुआ नजर आता है। थोड़ी देर बाद बेन और एली पानी में तैरने चले जाते हैं। तभी दोनों की नजर फिर उसी काले कपड़ों वाली आकृति पर पड़ती है। अचानक वह शख्स भी पानी में कूद जाता है और अगले ही पल एली को पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती पानी के नीचे खींचने लगता है। बेन यह देखकर घबरा जाता है और एली को बचाने के लिए तुरंत पानी में उतर जाता है, लेकिन तभी वह औरत एली को छोड़कर बेन को पकड़ लेती है। उसी समय पानी के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे सब कुछ चमक उठता है। उसी रोशनी की वजह से एली किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और बाहर निकल आती है। अगली सुबह जब नोहा घर से बाहर निकलता है तो वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसका बैग बाहर ही रखा हुआ होता है। ये वही बैग होता है जो वह पिछली शाम जीन के घर के पास भूल आया था। जब वह बैग खोलता है तो उसके अंदर एक पुरानी किताब रखी होती है जो साफ तौर पर जीन की तरफ से छोड़ी गई लगती है। यह देखकर
सुनकर नोहा के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है कि शायद जीन उतना बुरा इंसान नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। इसी सोच के साथ नोहा बैन के घर की तरफ जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि बैन की माँ एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है। पुलिस ऑफिसर उसे बता रहा होता है कि बैन ठीक है और वह सिर्फ डूबने के डर की वजह से सदमे में है। लेकिन नोहा को यह बात सही नहीं लगी, इसलिए वह बैन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। जब वह उससे बात करने की कोशिश करता है तो बैन बिल्कुल चुप रहता है। वह नोहा के सवालों का जवाब नहीं देता और उसकी आंखों में वही अजीब सा खालीपन दिखाई देता है। नोहा ने बैन की आंखों में वही अजीब सा खालीपन देखा जो कहानी की शुरुआत में रॉनी की आंखों में दिखाई दिया था। इसके बाद नोहा ने एली से बात की। एली अब भी डरी हुई थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसने नोहा को पूरी घटना विस्तार से बता दी। एली की बातों को सुनकर नोहा को यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। नोहा ने कहा कि उन्हें यह सब पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन एली की आंखों में बेबसी दिखाई दी। उसने बताया कि वह पहले ही सब कुछ बताने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ये सब सुनने के बाद नोहा सच्चाई जानने के लिए बीच पर गया। वहाँ उसे काले कपड़े का एक टुकड़ा मिला और दूर उसे मिस हेल्वसन भी दिखाई दी। इसके बाद नोहा सीधे जीन के घर पहुंच गया। उसने सबसे पहले अपना बैग लौटाने के लिए जीन का धन्यवाद किया और पिछली रात चुपके से उसके घर में घुसने के लिए माफी भी मांगी। थोड़ी बातचीत के बाद नोहा को पता चला कि जीन पहले एक पुलिस अफसर रह चुका था। ये सुनकर नोहा को उम्मीद हुई और उसने जीन से मदद मांगी। नोहा ने समुद्र में हुई पूरी घटना उसे बता दी, लेकिन जीन ने उसकी बातों को बेकार की कल्पना कहकर टाल दिया और बिना कुछ और सुने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद नोहा घर लौट आया, जहाँ उसकी माँ मार्थ ने उसके लिए खाना तैयार किया था। उसने नोहा से कहा कि वह यह खाना चुपचाप मिस हेल्वसन के कमरे के दरवाजे के बाहर रख दे। नोहा का मन नहीं था, लेकिन वह चुपचाप प्लेट लेकर ऊपर चला गया। जब वह मिस हेल्वसन के कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से अजीब सी बड़बड़ाहट की आवाजें आने लगी। जिज्ञासा में उसने धीरे से एक चाकू लिया और दरवाजे के नीचे की दरार से झांकने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि मिस हेल्वसन अंदर से उसे ही घूर रही थी। ये देखकर नोहा बुरी तरह डर गया और प्लेट वहीं छोड़कर तेजी से वहां से भाग गया। उधर जीन अपने घर में अकेला बैठा पुराने वीडियो देख रहा था। स्क्रीन पर उसका परिवार दिखाई दे रहा था। उन पलों को देखकर जीन की आंखें नम हो गईं और उसका चेहरा उदास हो गया। तभी उसने टीवी चालू किया। खबरों में बेन के डूबने की घटना दिखाई जा रही थी। ये खबर देखते ही जीन बेचैन हो गया। अगले दिन बेसबॉल मैच के दौरान नोहा बहुत गुस्से में था। उसका ध्यान खेल में नहीं लग रहा था और एक फैसले को लेकर उसकी अंपायर से बहस हो गई। माहौल बिगड़ता देख जीन वहां पहुंचा। उसने नोहा को शांत किया और उसे खेलने के कुछ तरीके भी बताए। जाते समय जीन ने कहा कि वह बेन से भी बात करेगा। यह सुनकर नोहा को पहली बार थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। मैच के बाद नोहा जीन को बेन के पास ले गया। बेन अब भी ट्रांस जैसी हालत में था। जब जीन ने उससे समुद्र की घटना के बारे में पूछा तो बेन ने सपाट आवाज में कहा कि वह लहरों की वजह से खिंच गया था। उसने पानी के अंदर दिखाई दी तेज रोशनी का जिक्र तो किया, लेकिन उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनकर जीन ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इसे एक सामान्य हादसा मानकर नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर नोहा को गुस्सा आ गया। उसने जीन से कहा कि बेन झूठ बोल रहा है और कुछ छिपा रहा है, लेकिन जीन ने समझाया कि अगर किसी ने सच में बेन को पकड़ा होता तो उसके शरीर पर चोट या संघर्ष के निशान जरूर होते। इसके बाद कहानी उस रात की तरफ बढ़ती है जब कुछ युवक बीच पर पार्टी कर रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़के की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह लड़की भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और साफ तौर पर उसमें दिलचस्पी दिखा रही थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की उसे पार्टी से दूर जंगल की तरफ ले जाने लगी। वह जगह नो मैनस लैंड के नाम से जानी जाती थी। लड़का वहां जाने से हिचक रहा था क्योंकि उसे पता था कि यह इलाका प्रतिबंधित है और दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ बमों का परीक्षण किया जाता था। लेकिन लड़की ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे उस अंधेरे इलाके की तरफ ले गई। कुछ ही देर बाद अचानक जंगल के अंदर से लड़के की डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरी जगह हिल गई और एक तेज रोशनी आसमान तक दिखाई दी। अगली सुबह नोहा ने यह खबर टीवी पर देखी। रिपोर्टर बता रहा था कि घायल लड़के का नाम केविन है और वह किसी तरह जिंदा बच गया है। तभी टीवी स्क्रीन पर केविन की झलक दिखाई गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे बेन और उससे पहले रॉनी दिखाई दे रहे थे। यह देखकर नोहा को यकीन हो गया कि यह सब सिर्फ हादसे नहीं है बल्कि किसी डरावनी चीज का काम है। उसने बिना देर किए यह सारी बातें जीन को जाकर बता दी। नोहा की बातें सुनते ही जीन का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे भी यकीन होने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने फैसला किया कि सच्चाई जानने के लिए उन्हें नो मैनस लैंड जाना होगा। जब वे नो मैनस लैंड पहुंचे तो जीन जमीन पर पड़े पैरों के निशानों को ध्यान से देखने लगा। उसकी नजर हर छोटी छोटी बात पर थी, जबकि नोहा उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वे विस्फोट वाली जगह पर पहुंचे तो नोहा हैरान रह गया क्योंकि जमीन पर उसे काले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा मिला। वह टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे पहले बीच पर मिला था। इसके बाद नोहा ने यूजीन और सैमी से मुलाकात की और उन्हें यह सब सबूत दिखाए। इससे साफ हो गया कि आइलैंड पर सच में एक चुड़ैल मौजूद है। इसके बाद नोहा चुड़ैलों के बारे में रिसर्च करने लगा। उसे पता चला कि चुड़ैलों को जिंदा रहने के लिए बच्चों की जरूरत होती है। अगर वे ऐसा न करें तो वे कमजोर हो जाती हैं या मर भी सकती हैं। उसने यह भी जाना कि वे आम लोगों की तरह दिखने के लिए अपना रूप भी बदल सकती हैं। बाद में नोहा ने जीन को अपने दोस्तों से
से मिलवाया। शुरुआत में वे उससे डर गए, लेकिन नोहा ने उन्हें समझाया कि जीन बुरा इंसान नहीं है। इसके बाद सभी ने मिलकर चुड़ैल के बारे में चर्चा की। उन्होंने समझा कि पिछली रात हुआ विस्फोट चुड़ैल की गलती की वजह से हुआ था। इसके साथ ही वे यह सोचने लगे कि चुड़ैलों को कैसे मारा जा सकता है। लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था, अगर चुड़ैल को बच्चों की जरूरत थी तो वह उन्हें मारने के बजाय बेहोशी जैसी हालत में घर क्यों भेज रही थी। इस पर जीन ने एक अंदाजा लगाया। उसने कहा कि शायद वह पहले ही कई बच्चों को गायब कर चुकी है और अब लोगों का शक बढ़ने की वजह से छिपकर काम कर रही है। उसने यह भी कहा कि विस्फोट में वह घायल भी हुई होगी, इसलिए उसने बच्चों से कहा कि वे किसी ऐसे इंसान पर नजर रखें जिसके शरीर पर जलने के निशान हों, क्योंकि वही चुड़ैल हो सकती है। जीन की यह बात सुनते ही नोहा के दिमाग में एक नाम गूंज उठा और वह नाम था मिस हेल्वसन। उसका अजीब व्यवहार, हमेशा काले कपड़े पहनना और रहस्यमयी नजरें अब नोहा को और भी संदिग्ध लगने लगी। नोहा को यकीन होने लगा कि चुड़ैल वहीं हो सकती है। उसी शक के कारण जब मिस हेल्वसन घर से बाहर गई तो नोहा ने मौका देखा और चुपचाप उसके कमरे में घुस गया। वह कमरे के अंदर हर जगह तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर कागजों के एक ढेर पर पड़ी। उन कागजों पर कई बच्चों के नाम और उनकी जन्मतिथियां लिखी हुई थी। यह देखकर नोहा का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उस सूची में उसके दोस्तों के नाम भी शामिल थे। ये सब देखने के बाद नोहा तुरंत अपने दोस्तों से मिलने गया। उसने यूजीन और सैमी को सारी बात बताई और समझाया कि शहर में जितनी भी अजीब और डरावनी घटनाएं हुई थीं, वे सब मिस हेल्वसन के आने के बाद ही शुरू हुई थीं। अब बच्चों को भी यकीन हो गया कि वही चुड़ैल है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे कैमरे के साथ उसका पीछा करेंगे और उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि मिस हेल्वसन घर से निकलकर एक बच्चों के थिएटर की तरफ जा रही है। ये देखकर वे घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक साथ कई बच्चों को अगवा करने वाली है। उसी समय नोहा ने देखा कि मिस हेल्वसन एक बच्चे को छूने वाली है। उसने तुरंत जाकर उसे धक्का दे दिया और दोनों स्टेज पर गिर पड़े, जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसके बाद यूजीन ने उस पर पवित्र पानी फेंका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब नोहा ने सबके सामने कहा कि यह औरत एक चुड़ैल है। लेकिन मिस हेल्वसन ने खुद को बच्चों की किताबें लिखने वाली लेखिका बताया और कहा कि वह वहां सिर्फ बच्चों को कहानी सुनाने आई थी। फिर नोहा ने उस अजीब भाषा का जिक्र किया जिसे वह अपने कमरे के अंदर बोल रही थी। इस पर मिस हेल्वसन गुस्से में बोली कि वह लैटिन में प्रार्थना करती है। इस शर्मनाक घटना के बाद गुस्से में आई मिस हेल्वसन ने गेस्ट हाउस छोड़ने का फैसला कर लिया। मार्थ उससे लगातार माफी मांगती रही। उसने पूरे सीजन का बचा हुआ पैसा भी वापस मांगा। उसके जाने के बाद नोहा ने अपनी माँ से माफी मांगी, लेकिन गुस्से में मार्थ ने उसे अपने सामने से जाने के लिए कह दिया। इसके बाद नोहा सीधे जीन के घर पहुंचा और आज जो कुछ भी हुआ था सब उसे बता दिया। जीन गंभीर आवाज में उसे समझाने लगा कि झूठा आरोप किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। तब नोहा ने अपने पिता के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके पिता एक पत्रकार थे जो सच्ची कहानियों की तलाश में दुनिया भर में घूमते रहते थे, लेकिन आखिरी रिपोर्टिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। नोहा ने कहा कि वह अपने पिता की तरह सच को सामने लाना चाहता है, लेकिन शायद उसने गलती कर दी। नोहा की बात सुनकर जीन भी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका बेटा जो आज 34 साल का होता, जब वह सिर्फ 5 साल का था, तब उसकी आंखों के सामने से अगवा कर लिया गया था। उस समय जीन ने उसका पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से उसका बेटा कभी नहीं मिला। जीन ने आगे बताया कि इस घटना के बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी और पिछले 30 सालों से वह अकेले ही अपने बेटे को ढूंढ रहा है। उस पल दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि दोनों ही अपने जीवन में ऐसे सच का बोझ उठा रहे थे जो उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देता था। अगली सुबह नोहा और जीन पुलिस चीफ और एडिटर से मिलने गए। वे जानते थे कि अगर वे सीधे चुड़ैल की बात करेंगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि शहर में कोई शिकारी मौजूद है जो बच्चों को निशाना बना रहा है। लेकिन पुलिस चीफ ने कहा कि हर साल इस आइलैंड पर बच्चे या तो समुद्र में डूब जाते हैं या फिर नो मैनस लैंड में हादसों का शिकार हो जाते हैं। उसके अनुसार यह घटनाएं दुखद जरूर हैं, लेकिन यहाँ आम मानी जाती हैं। जीन ने बच्चों के अजीब व्यवहार, उनकी खाली आंखों और काले कपड़ों के टुकड़ों जैसे सबूत सामने रखे, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में नोहा ने हिम्मत करके कह दिया कि इसके पीछे कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये सुनते ही कमरे में बैठे बड़े लोग हंसने लगे। उनके लिए यह सिर्फ एक बच्चे की कल्पना थी, लेकिन नोहा और जीन जानते थे कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। इसके बाद नोहा भारी मन से घर की तरफ लौटने लगा। तभी उसकी नजर यूजीन की साइकिल और उसके बैग पर पड़ी। यह देखकर वह घबरा गया। उसने आसपास आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह जंगल की तरफ उसे ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे यूजीन मिल गया। यूजीन हांफते हुए बताने लगा कि किसी अनजानी चीज ने उसका पीछा किया था। उसने कांपते हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया। जब नोहा ने उधर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ काले कपड़ों में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उस आकृति ने चेतावनी दी कि जहाँ उसका काम नहीं है वहाँ दखल न दे। डर के मारे दोनों लड़के तुरंत जंगल से भागे और अपनी साइकिलों तक पहुंचे। वहाँ यूजीन गुस्से में नोहा से
कहता है कि वह उससे दूर रहे क्योंकि उसकी वजह से ही वह इस मुसीबत में फंस गया है। इतना कहकर यूजीन वहाँ से चला जाता है और नोहा अकेला रह जाता है। तभी उसकी नजर अपने जूतों पर पड़ती है जहाँ लाल समुद्री घास लगी हुई होती है। फिर जब वह अंधेरे में घर लौट रहा होता है तभी अचानक एक कार कहीं से आती है और उसका पीछा करने लगी है। यह देखकर नोहा पूरी ताकत से साइकिल चलाता है और किसी तरह जीन के घर पहुंच जाता है। वह जीन को बताता है कि एक कार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन जब जीन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं होती। इसके बाद जीन उसे न्यू हैम्पशायर के एक शहर के बारे में बताता है जहाँ पहले भी कई बच्चे गायब हो चुके थे। वह रॉनी हार्लो का जिक्र करता है जो गायब होने के बाद वापस लौटने वाला पहला बच्चा था और जिसकी आंखों में वही खालीपन था। अब जीन को पूरा यकीन हो गया था कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही सच्चाई छिपी हुई है, इसीलिए वह वहां जाने का फैसला करता है ताकि रॉनी से मिलकर कुछ पता लगाया जा सके। जीन किसी तरह रॉनी को ढूंढ लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तब जीन उसके बैग की जांच करता है और उसमें चुड़ैलों पर लिखी एक किताब मिलती है। उसे एक लिफाफा भी मिलता है जिसमें अलग अलग बेसबॉल टीमों की तस्वीरें और एक चाबी होती है। उस चाबी से जीन अलमारी में रखा एक छोटा बक्सा खोलता है। उस बक्से के अंदर चुड़ैल का नक्शा, अखबार की कतरनें और चांदी की गोलियां रखी हुई होती हैं। ये सब देखकर जीन को यकीन हो जाता है कि रॉनी इस रहस्य की तह तक पहुंच चुका था। इसके बाद जीन उन सभी चीजों को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने अचानक गाड़ी रोक दी और नक्शे तथा तस्वीरों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे एक अहम बात समझ में आई। वे तस्वीरें अलग अलग शहरों और अलग अलग समय की बेसबॉल टीमों की थीं, लेकिन उनमें एक चीज हमेशा एक जैसी थी। हर तस्वीर में वही अंपायर मौजूद था। उधर जॉन एक और बेसबॉल मैच खेल रहा था। तभी उसकी नजर अंपायर के जूतों पर पड़ी जिन पर लाल समुद्री घास चिपकी हुई थी। यह देखकर वह चौंक गया। उससे भी ज्यादा डरावनी बात तब सामने आई जब उसने अंपायर के हाथ पर जलने का निशान देखा। उसी पल जॉन को समझ आ गया कि वह जिस चुड़ैल को ढूंढ रहा था वह शुरू से उसके सामने ही मौजूद थी। मैच खत्म होते ही जॉन ने यूजीन और सैमी को एक तरफ बुलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने साफ कहा कि अंपायर ही वह चुड़ैल है। सैमी को यह बात मजाक लगी, लेकिन यूजीन ने जॉन पर भरोसा किया क्योंकि वह खुद उस चुड़ैल का सामना कर चुका था। यूजीन ने बताया कि उसे अंपायर का पता मालूम है और तीनों ने वहां जाने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद वे कैमरा और एक बेसबॉल बैट लेकर अंपायर के घर पहुंच गए। वे चुपचाप अंदर घुसे और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे। तभी जॉन ने देखा कि अंपायर के पास कई नकली पहचान पत्र रखे हुए थे। वहीं यूजीन और सैमी को कई बच्चों के जूते भी मिले। तभी अचानक अंपायर उनके सामने आ गया और उसने तीनों को बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। उसी समय अंपायर उनके सामने आया। उसके हाथ में 2 चाकू थे जिनकी धार हल्की रोशनी में चमक रही थी। वह बोला कि वह महीनों से भूखा है और अब खुद को रोक नहीं पा रहा है। फिर उसने अपनी सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा कि जिंदा रहने के लिए उसे बच्चों का शिकार करना पड़ता है और हर कुछ सालों में अपनी पहचान और जगह बदलनी पड़ती है। आखिर में उसने बताया कि मार्ट वाइनर्ड उसके लिए सबसे सही जगह थी क्योंकि हर गर्मी में यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। वह हंसते हुए बोला कि सिर्फ बच्चों की जवानी पीना काफी नहीं होता। फिर उसने तीनों की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा कि अब उनकी बारी है। इसके बाद उसने जॉन को पहले खाने का फैसला किया। जैसे ही उसने जॉन को छुआ उसका असली डरावना रूप सामने आ गया और वह जॉन को घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। उसी समय जॉन ने अपना लाइटर दोस्तों की तरफ फेंक दिया। चुड़ैल उसे रसोई की तरफ ले गई। वहीं दूसरी तरफ सैमी और यूजीन ने लाइटर की मदद से खुद को आजाद कर लिया। फिर सैमी ने बेसबॉल बैट से चुड़ैल को निशस्त्र किया और यूजीन ने जॉन को छुड़ाने में मदद की। तभी जीन वहां पहुंच गया और उसने चुड़ैल पर गोली चला दी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जीन ने चांदी की गोलियां इस्तेमाल की। इस बार गोली लगते ही चुड़ैल के अंदर कैद आत्माएं बाहर निकलने लगीं, जिससे साबित हो गया कि चांदी उस पर असर करती है। हालांकि चुड़ैल फिर भी खुद को संभालने में कामयाब हो गई। इसके बाद जीन ने बच्चों से वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन जॉन पीछे नहीं हटा और वह जीन के साथ तहखाने में चला गया। तभी अचानक चुड़ैल अंधेरे से निकल कर आई और उसने जीन को दूर फेंक दिया। यह देखकर जॉन ने फर्श पर पड़ा हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे भी दूर फेंक दिया। फिर उसने जॉन को हवा में उठा लिया और उसकी आत्मा खींचने लगी। तभी जीन ने गोली चलाई और चुड़ैल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जीन ने लगातार गोलियां चलाईं, जिससे चुड़ैल के अंदर कैद सारी आत्माएं आजाद हो गईं। आखिरकार वह चुड़ैल मर गई और सभी आत्माएं बच्चों के पास लौट गईं। कुछ समय बाद जॉन ने जीन पर एक सच्ची कहानी लिखी ताकि शहर में फैली गलत अफवाहें खत्म हो सकें। फिर उसने यह कहानी एडिटर को दिखाई। एडिटर इस लेख से बहुत प्रभावित हुआ और उसे छापने के लिए तैयार हो गया। बाद में जॉन जीन से मिलने गया। जीन ने उस लेख के लिए उसका धन्यवाद किया और बताया कि कई बच्चे अब फिर से सामान्य हो चुके हैं। कहानी के अंत में जीन, जो अब रिटायर हो चुका था, अपनी पूर्व पत्नी से मिलने जाता है इस उम्मीद के साथ कि शायद वह अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सके। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।